मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इस हिस्से में हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और उसके बाद हम लोगों ने 1793 के एक्ट के बारे में विस्तृत चर्चा की है। और ध्यान रहे, हम लोग केवल एक्ट ही नहीं पढ़ रहे हैं, केवल इनके साथ साथ हम ये भी देखने का प्रयास कर रहे हैं कि इन एक्ट्स का प्रभाव हमारे संविधान के ऊपर यानी संविधान निर्माण की प्रक्रिया के ऊपर और हमारी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पर क्या पड़ा है। तो वो उसका एसेंस है, मतलब उससे हमने सीख ली है। भले ही उस समय हमारा देश संकट में था, ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे देश पर शासन किया, लेकिन जिस तरह के प्रोसीजर को उन्होंने अपनाया उससे हमारे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा, क्या पॉजिटिव चीजें हम उनसे सीख सकते थे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के हमारे इन वीडियोस को नहीं देखा है तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पुराने वीडियोस को भी देखिए, और जो फर्दर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनको भी जरा एक नजर देखिए। ये आपकी मदद करेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी में, और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तो आइए हम बात करते हैं 1813 के इस चार्टर एक्ट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 20-20 साल के अंतराल में इस चार्टर की घोषणा की गई थी, और इसका उद्देश्य यही होता था कि 20 साल के बाद चार्टर को रिन्यू करना होता था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार और वाणिज्य का अधिकार जो है वो प्रदान करती थी आगे के 20 ईयर्स के लिए। तो उसी क्रम में यह चार्टर एक्ट ऑफ 1813 भी आया। दिस एक्ट इंडेड द East India Company's monopoly over trade with India except in tea and opium। देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर शुरू में ही हमने बताया कि इस एक्ट के द्वारा देखिए एक बड़ा चेंज होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था ट्रेड में, जो ट्रेड में व्यापार करने का जो मोनोपोली था, यानी कि ब्रिटेन की एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको लगभग सारे चीजों में भारत के साथ व्यापार करने का मोनोपोली था। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार, यानी कि किसी भी दूसरी कंपनी को भारत में आकर व्यापार करने का अधिकार था ही नहीं। लेकिन इस चार्टर के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोनोपोली था वो टी को और ओपियम और एक और चीज चाइना के साथ व्यापार, वो आगे के पॉइंट्स में हम बताएंगे आपको। तो एक चाय का, एक ओपियम का यानी अफीम का और चाइना के साथ व्यापार के अधिकार को छोड़कर ये तीन चीजों का व्यापार का मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। लेकिन बाकी चीजों के व्यापार को लेकर के क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त हो गया। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसको ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जनरली एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, स्टेट पीएससी के प्रीलिम्स में भी, या फर्दर किसी भी एग्जाम में आपको पूछेंगे कि कौन सा वो चार्टर एक्ट था जिसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त किया गया। तो मोनोपोली को, ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त करने वाला एक्ट था चार्टर एक्ट 1813। उसी में एक चीज और ध्यान रखना है कि लेकिन मोनोपोली जरूर समाप्त हो गया, लेकिन तीन ऐसे पॉइंट्स थे जिन पर मोनोपोली समाप्त नहीं हुआ था। नंबर 1 चाय का व्यापार, नंबर 2 ओपियम का व्यापार और नंबर 3 चाइना के साथ व्यापार। ये तीन ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर मोनोपोली अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति थी, व्हाट वेयर द सिचुएशन दैट द British government, British crown ended the monopoly of East India Company। क्या
ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त करने के पीछे क्या कोई दबाव था ब्रिटिश सरकार के ऊपर? तो इसका जवाब आपको इस बैकग्राउंड में जाने से मालूम पड़ जाता है। तो ये बैकग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो हमें ये पता चलता है कि वो जो टाइम था वो फ्रांस में नेपोलियन का टाइम था, और नेपोलियन यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। व्यापार और वाणिज्य को लेकर के भी बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा था। दोनों को अपनी अपनी सुप्रीमेसी, अपनी अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने की जिद थी। जो ब्रिटिश सरकार थी वो भी यूरोप में, और जो ईस्ट कंट्रीज थे, जो पूर्वी देश थे, अफ्रीकन कंट्रीज थे, वहां अपने व्यापार व्यवसाय को फैला रहे थे, कॉलोनीज डेवलप कर रहे थे। और फ्रांस भी एक ताकतवर देश था यूरोप का, वो भी ऐसे देशों में यूरोप में अपना विस्तार करना चाहता था, और साथ ही साथ एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज में भी अपने आप को, अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता था। इसका इम्पैक्ट ब्रिटेन में भी, इसका इंपैक्ट यूरोप में चल रहा था, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच जबरदस्त संघर्ष देखने को मिल रहा था। तो यहां पर एक बदलाव आता है कि नेपोलियन ने क्या किया कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया। कॉन्टिनेंटल सिस्टम का मतलब यह था कि वो ब्रिटेन को व्यापारिक तौर पर घेरना चाहता था। The Britain, ये नेपोलियन want to seize Britain या कैप्चर ब्रिटेन ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम में क्या करना चाहते थे वो? तो ये करना चाहते थे, नेपोलियन ये कर रहे थे कि it prohibited the import of British goods into French allies in Europe, and British traders and merchants suffered by it। क्या किया उसने, नेपोलियन ने यूरोप में उसके जितने भी एलाइज थे, जितने भी उसके साथी देश थे या उसके मददगार देश थे, या जिस पर उसने कब्जा कर रखा था, नेपोलियन था, काफी सारे एरियाज पे कब्जा कर रखा था। तो उसने उन देशों को साफ मना कर दिया कि आप ब्रिटेन के साथ किसी तरह का व्यापार नहीं करेंगे। ब्रिटेन के साथ व्यापार करने का मतलब था नेपोलियन से दुश्मनी मोल लेना। तो बहुत सारे देशों ने चोरी छुपे तो ब्रिटेन के साथ थोड़ा बहुत व्यापार जारी रखा, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो ब्रिटिश कंपनीज थी, ब्रिटेन की कंपनियां थी, जो यूरोप में या एशिया के दूसरे देशों में, भारत को छोड़ करके दूसरे देशों में व्यापार कर रही थी, उनका व्यापार तेजी से गिर गया, वो घाटे में जाने लगे। तो ब्रिटिश कंपनीज जो थी, ब्रिटिश के जो उद्योग के में काम करने वाले लोग थे या वहां के जो मर्चेंट्स थे, उन लोगों ने दबाव बनाया। क्या दबाव बनाया? द ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स डिमांडेड दे बी गिवन शेयर इन ब्रिटिश ट्रेड इन इंडिया। उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि भारत के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले क्यों करे, भाई हमें भी मौका दिया जाए, हमारा यूरोप में व्यापार बंद हो गया, नेपोलियन जो है हमें बहुत से देशों में घुसने नहीं दे रहा है, जिसके कारण हमारी कंपनियां घाटे में जा रही, तो क्यों ना ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी कंपनियों को भारत के साथ व्यापार करने का मौका दिया जाए। तो कई सालों तक ये संघर्ष चलता रहा। आप देख रहे हैं ये जो क्रम था, ये लगभग 1808 से लेकर 1808 से लेकर 1812 तक चलता रहा। लगभग 4-5 सालों तक इस तरह की घटनाएं बढ़ती रही। तो उसके कारण ब्रिटिश सरकार ने अब क्या किया कि उन्होंने एक परमिशन दे दी। 1813 के चार्टर में यही एक खास बात थी कि उन्होंने उन व्यापारियों को, उन ट्रेडर्स को, जिनका व्यापार जो है इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम के कारण, यानी नेपोलियन के ब्रिटिश सरकार के गुड्स को जो निर्यात हो रहा था, उन निर्यात को रोकने के कारण जो ट्रेडर्स थे, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, उन लोगों को ब्रिटिश सरकार ने मौका दिया कि ठीक है, आप भी भारत के साथ अब व्यापार कर सकते हैं, और वहीं पर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली का अंत हो गया। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, accepting East India Company, why the other companies of the Britain given the right to trade with India? That was due to the continental system developed by Napoleon of France.
तो ये बात अगर आप समझ में आ गया आपको, तो आगे की कहानी आप आसानी से समझ जाएंगे। तो क्या प्रोविजन हुआ? तो पहला प्रोविजन तो देखिए इन्होंने यही किया कि दिस एक्ट असर्टेड द क्राउन सोवरेनिटी ओवर द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ये कोई बात नहीं थी, ये तो हर एक्ट में वो रिपीट करते रहते थे, जितने भी एक्ट इससे पहले भी आए उसमें भी रिपीट किए होंगे कि इसके द्वारा जो क्राउन की सोवरेनिटी थी वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी भारत में जिन क्षेत्रों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर रखा था उसको उन्होंने बताना पड़ता था हर एक्ट में कि भाई इस पे जो सुप्रीमेसी जो होगी, जो उसकी सर्वोच्चता होगी वो होगी ब्रिटिश क्राउन की, यानी कि जो भी कानून बनाए जाएंगे या जो भी निर्देश दिए जाएंगे वो ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। तो एक बात तो यही हो गई इसमें। दूसरी बात ये थी कि कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 20 इयर्स। अब 20 साल के लिए उन्होंने फिर बढ़ा दिया कि भाई ठीक है, आप जो भी काम कर रहे हैं मोनोपोली तो अब आपकी नहीं रहेगी, लेकिन 20 साल तक और आप व्यापार करिए। लेकिन वही बात है कि बट देयर ट्रेड मोनोपोली इंडेड एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड इन टी, ओपियम एंड विथ चाइना। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में बताई थी, क्योंकि इस एक्ट का ये एसेंस है कि ये चीज याद हो गया तो समझिए कि बाकी एक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। क्या किया इन्होंने? तो ब्रिटिश सरकार ने यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट के द्वारा ये किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि आप आगे के 20 साल व्यापार करिए, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ध्यान रहे इन 3 चीजों को छोड़कर। कौन कौन सी? तो चाय का व्यापार यानी टी, ओपियम यानी अफीम का व्यापार और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी चीजों के व्यापार में हमारी ब्रिटेन की दूसरी कंपनियां भी भारत के साथ व्यापार करेंगी, तो आप उन्हें रोकेंगे नहीं क्योंकि हमने उन्हें भी परमिट किया है। तो इस तरह से ये जो चार्टर एक्ट 1813 था, इसके माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त हो गया। सिर्फ 3 चीजों में बचा रहा, एक चाय का, दूसरा ओपियम का और तीसरा चाइना के साथ जो वो व्यापार करते थे उनको छोड़ करके बाकी चीजों में इनकी मोनोपोली हो गई समाप्त। अब आगे देखते हैं। It empowered the local government to tax people subject to the jurisdiction of Supreme Court। एक नई चीज इन्होंने ये भी कर दी कि अब स्थानीय स्तर पर अगर लगता है कि कुछ टैक्स लगाया जाए, लोगों से कुछ कर वसूला जाए वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां की व्यवस्था करने के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये वहां का सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ एक कलकत्ता में ही बनाया था, तो जुरिस्डिक्शन में मतलब उनके जुरिस्डिक्शन में रहेगा कि अगर मान लीजिए उसको लेकर के कोई ऑब्जेक्शन आता है, कोई समस्या आती, तो सुप्रीम कोर्ट उस मामले को देख सकती। तो ये एक प्रोविजन था। द कंपनीज डिविडेंड वाज फिक्स्ड एट 10.5%। ये भी एक चेंज कर दिया उन्होंने कि अब जो कंपनी की आय होगी उस आय का 10.5% जो है वही कंपनी को डिविडेंड के रूप में मिलेगा। कंपनीज डिविडेंड वाज फिक्स्ड एट 10.5%। तो ये जो है ना डिविडेंड के रेट जो है ये बढ़ाते घटाते रहते थे, तो ये इतना ज्यादा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक पुराना तरीका था इनका, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए कि इस तरह से कंपनी की जो आय होती थी उसमें एक निर्धारित भाग ही वो अपने पास रख पाते थे, बाकी उनको ब्रिटिश सरकार को या इस तरीके से जो बांटना होता था उनके शेयर होल्डर्स के बीच उन्हें बांटना पड़ता था। तो डिविडेंड का हिस्सा भी उन्होंने तय कर दिया इस एक्ट के माध्यम से, 1813 के माध्यम से, कि 10.5 रहेगा। अब इसमें एक बड़ी चीज ये होती है, देखिए ये 2 पॉइंट बड़े महत्वपूर्ण हैं, खासकर हमारे देश में इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो ये कि granted permission to the missionaries to come to India and engage in religious proselytization। प्रोसेलिटाइजेशन मतलब होता है धर्मांतरण। इस एक्ट के द्वारा पहली बार मिशनरीज को यानी कि धर्म प्रचार करने वाली संस्थाओं को भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दे दी गई, यानी ग्रांटेड परमिशन टू द मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड इंगेज इन रिलीजियस प्रोसेलिटाइजेशन। प्रोसेलिटाइजेशन यानी कि भारत में आकर लोगों को प्रभावित करके वो धर्म को बदलवा सकते थे, यानी धर्मांतरण कर सकते थे। तो देखिए अब यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये एक्ट क्यों हमारी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया।
क्या आज आप भारतीय संविधान में किसी को धर्मांतरण की छूट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति को धर्म का जो बदलाव करना, उसे मजबूर करना कि एक धर्म को बदल के दूसरे धर्म को, ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तो यहां पर आप देखिए कि ये जो कमी यहां पर आई कि भाई उन्होंने, चूंकि वो ब्रिटिश शासक थे, ब्रिटिश शासन था और वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे, तो एक तरफ on one hand they were affecting political and administrative system, they were also trying to affect the religious system, क्योंकि एक बार अगर धार्मिक आधार पर उन्होंने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया तो फिर वो स्थायी बन जाएंगे। तो ये शुरुआत 1813 के इस चार्टर एक्ट से हो जाता है कि उन्होंने शुरू कर दी कोशिश कि आप भारत में जाइए। इन मिशनरीज को ये परमिशन मिल गया इनको कि आप भारत में जाइए और लोगों को जो है धर्मांतरण के लिए आप जिस भी तरह से कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करके देखिए। इसका भारी विरोध भी हुआ, उस समय भी हुआ, लेकिन उन सब के बावजूद भी वो काफी लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करते रहे। तो प्रोसेलिटाइजेशन की शुरुआत इसी परमिशन जो है वो इसी एक्ट के द्वारा इनको मिल जाती है। और फिर जब ये बात उनको अधिकार मिला तो फिर उन्होंने कोशिश की कि भाई हमारी मिशनरी जब भारत में रहेगी तो उसका एक सिस्टम हमारा डेवलप होना चाहिए। तो उन्होंने इस बात के लिए भी परमिशन ले ली। मिशनरीज वेर सक्सेसफुल इन गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ बिशप फॉर ब्रिटिश इंडिया विथ हिज हेडक्वार्टर एट कलकत्ता। उनके जो बिशप होते हैं ना, उनके जो धार्मिक गुरु होते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था कर ली कि हमारे एक बिशप जो है वो भारत में होंगे, ब्रिटिश इंडिया में होंगे, और उसके लिए उन्होंने एक हेडक्वार्टर भी तय कर लिया और वो रहेंगे कहां पर? कलकत्ता में। तो इससे क्या हुआ, इस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में जो ईसाई मिशनरियां थी, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, उनको भारत में अपने धार्मिक प्रचार के लिए काफी सपोर्ट मिल गया। उन्हें वहां से धन भी मिल गया, पैसा भी मिल गया, और साथ ही साथ उनको एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करने के लिए उनको एक बिशप की व्यवस्था, जो उनकी धार्मिक व्यवस्था होती थी, उसकी मदद भी मिल गई। तो इस तरह से भारत में एक धर्म परिवर्तन का जो कॉन्सेप्ट है प्रोसेलिटाइजेशन का, वो भारत में एंटर कर जाता है इस चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के द्वारा। और एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने पहले भी बताया आपको कि ये दो बातों को आपको जरूर ध्यान रखना है, बल्कि तीन ऐसे पॉइंट हैं इस एक्ट में जिसे जरूर ध्यान रखना है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली कैसे खत्म हुआ, केवल तीन चीजों को छोड़कर। दूसरा, भारत में जो है ईसाई मिशनरी को जो प्रवेश दिया गया उसका असर उस समय शुरू हुआ और आज भी उसका प्रभाव देखा जा सकता है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इस चार्टर एक्ट का एक क्लॉज 43 था, उसमें ये व्यवस्था की गई कि चार्टर एक्ट मेड प्रोविजन ए सम नॉट लेस देन 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई, 1 लाख रुपीस की, per year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature। इंप्रूवमेंट ऑफ लिटरेचर किसमें खर्च करेंगे आप? तो यहाँ के साहित्य के विकास में। एनकरेजमेंट ऑफ द लर्न्ड नेटिव्स, यहाँ के जो लर्न नेटिव्स हैं यानी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो शिक्षाविद हैं, उन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा, लर्न नेटिव्स को बढ़ावा दिया जाएगा, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको बढ़ावा दिया जाएगा कि वो शिक्षा को प्रोत्साहित करें। And for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India। इसको शॉर्ट में ये कहते हैं कि भारत में पहली बार शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए जो पैसा देने की व्यवस्था है, शुरुआत हुई वो इस 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं आपको इस एक्ट का कि ये जो क्लॉज 43 है इस चार्टर एक्ट का, ये 1 लाख रुपए पर ईयर की व्यवस्था करता है। किस लिए? तो ये व्यवस्था करता है कि भारत में साहित्य यानी भारतीय जो इंडियन लिटरेचर है, इंडियन जो लर्नेड्स जो लोग हैं यानी इंडिया भारत के जो विद्वान
विद्वान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो जो है लिटरेचर के क्षेत्र में काम करें, वो जो है भारत में साहित्य और जो यहाँ की जो पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, साथ ही साथ विज्ञान का प्रभाव बढ़े यानी नॉलेज बढ़े, और साथ ही साथ शिक्षा की प्रगति हो, एजुकेशन बढ़े यहाँ पर, उसके लिए पैसा दिया है उन्होंने। पहली बार 1 लाख रुपए आया। और यही कारण है कि 1813 के बाद, 1813 के बाद भारत में कुछ शिक्षा संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो तेजी से बढ़ने शुरू हुए, और शिक्षा के क्षेत्र में भी ब्रिटिश सरकार ने सहयोग देना शुरू किया। तो इस तरह से 1813 के चार्टर एक्ट में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हो गई। एक तो प्रोसेलिटाइजेशन की बात, और दूसरी शिक्षा को इंप्रूवमेंट करने की ब्रिटिश सरकार का प्रयास। तो आप इन सारे पॉइंट्स पर एक नजर और डाल सकते हैं जिससे ये चीजें आपको याद हो जाए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए क्या क्या चीज बोली थी इन्होंने। 1813 का चार्टर एक्ट, पहली तो ये बात ध्यान रखिए कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली समाप्त हो गया। दूसरी जो बात हमने बताई कि इस एक्ट को लाने के पीछे का कारण क्या था, तो ब्रिटेन जो था वो फ्रांस के साथ युद्ध में इन्वॉल्व था, और उस समय नेपोलियन जो था उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम शुरू किया, जिसके कारण ब्रिटिश व्यापार यूरोप में बहुत प्रभावित हो गया था, और ब्रिटिश व्यापारी जो थे उनका काफी नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने ये प्रभाव बोला ब्रिटिश सरकार को कि हमें भी भारत के साथ व्यापार करने की छूट दी जाए, आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों व्यापार करे। तो मोनोपोली को खत्म करने के पीछे वहां के व्यापारियों और जो वहां के जो लोग थे, ट्रेडर्स थे, उनका प्रेशर माना जा सकता है। जो प्रोविजन किया गया वो प्रोविजन में यही बात देखने को मिलती है कि जो पहली बात ये देखने को मिलती है कि इसमें जो इस पहली प्रोविजन तो ये देखने को मिलती है कि जो मोनोपोली थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी, उसको जो है ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समाप्त कर दी। इस मोनोपोली के समाप्त होने के साथ ही उनको दूसरे जो ब्रिटिश व्यापारी थे उनको व्यापार करने की छूट मिल गई भारत में, और इस तरह से जो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रही थी उसकी जगह पे और भी ट्रेडर्स, जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, वो भारत में आने लगे। और इस हाँ, लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान ये रखना है कि 3 चीजों पर उनकी मोनोपोली बनी रही। एक तो टी के ऊपर, टी के का ट्रेड के ऊपर, ओपियम के ट्रेड के ऊपर, और उनका चाइना के साथ जो व्यापार था, इन 3 चीजों पर उनका जो है मोनोपोली यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का बना रहा। बाकी ये 2 चीजें हैं, एक तो टैक्स, लोकल लेवल पे टैक्स लगाने का अधिकार, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना डिविडेंड जो है वो फिक्स कर दिया गया, वो इसमें था। एक और महत्वपूर्ण जो मैंने बात बताया कि इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, भारत में इस चार्टर एक्ट के द्वारा मिशनरीज को, यानी जो उनकी जो धार्मिक संस्थाएं थी, जो मिशनरीज थी, उनको भारत में प्रवेश मिल गया, एंट्री मिल गई, और वो भारत में जो है प्रोसेलिटाइजेशन यानी धर्मांतरण जैसे कार्यों में भी इन्वॉल्व हो गए, और उससे भारत में धर्मांतरण में वृद्धि होनी शुरू हुई। और चौथी बात जो आपको ध्यान रखना इसमें ये कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए की सालाना की व्यवस्था जो है इस एक्ट के द्वारा दिया गया, जिससे भारत में एजुकेशन में भी इम्पैक्ट पड़ा। अब इसका इम्पैक्ट अगर देखने चाहेंगे तो पहली चीज तो देखिए कि हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो हम इन सब चीजों से प्रभावित थे, यानी कि जो धर्मांतरण के कारण जो झगड़े होते थे, अलग, भारत तो विविधतापूर्ण देश है, यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते थे, उस समय भी रहते थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, पारसी भी थे, सब धर्म के लोग थे। धर्मांतरण के कारण क्या बहुत डिस्प्यूट होते थे, दंगे होते थे, और जब हम स्वतंत्र हो रहे थे तब भी हमारी स्वतंत्रता के पीछे जो भारत का विभाजन हुआ, डिवीजन ऑफ इंडिया के पीछे भी धर्म ही एक प्रमुख कारण था, भारत और पाकिस्तान, है ना। तो धर्म का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा भारतीय जो लोग थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। तो इस बात को समझते हुए संविधान निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस पे चर्चा हुई तो उन्होंने बोला कि नहीं, धर्म के कारण बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, हिंसा होती है, वायलेंस होता है, इसको हमें किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करना चाहिए, धर्मांतरण को। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, पंथ निरपेक्ष, हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी
पंथ निरपेक्ष सेकुलर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फंडामेंटल राइट्स में जाएंगे तो आर्टिकल 25 टू 28 तक भी हमने बिल्कुल साफ कहा हुआ है कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने अंतःकरण से, अपने इनर सोल से, अपने जो उनकी सोच है उसके आधार पर किसी भी धर्म को माने, इसमें कोई जोर जबरदस्ती का सवाल ही नहीं उठता। तो ये जो एक समस्या थी, इससे हमने सीख ली और अपने संविधान को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। शिक्षा के क्षेत्र में जो ब्रिटिश सरकार ने काम शुरू किया कि भाई शिक्षा एक ऐसी चीज है जो बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, ये बात इस प्रावधान से समझ में आता है कि ब्रिटिश सरकार को भी लगा, क्योंकि वो तो विदेशी सरकार थे, वो नहीं चाहते तो वो शिक्षा के लिए 1 रुपए भी नहीं खर्च करते, लेकिन उसके बावजूद भी, एक बाहर की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने ये सोचा कि चाहे हमें भारत में अगर हमें शासन चलाना है तो हमें एजुकेटेड लोगों की जरूरत होगी, हमें ऐसे लोगों की जरूरत होगी जो तार्किक ढंग से चीजों को सोच सकें। इसीलिए तो उन्होंने विज्ञान यानी साइंस को बढ़ावा देने के लिए, नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, टू एनकरेज द नॉलेज एंड साइंस, उन्होंने, और शिक्षा को, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है 1 लाख रुपए पर ईयर देने की बात कही, और उसका एक फायदा भी उनको हुआ। जब आगे लोग एजुकेट होने लगे तो उनको अपने शासन को चलाने के लिए, अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए उन्हें भारत से ही लोग मिलने लग गए। तो ये जो सिस्टम था, एजुकेशन का जो इंपॉर्टेंस था, इसको भी हमने समझा। तो संविधान के पहले तो हमने देखिए शिक्षा का जो प्रावधान था वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 45 में रखा था। बाद में हमने इसको और इसके महत्व को समझा कि शिक्षा के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। नो कंट्री कैन बी डेवलप्ड विदाउट एजुकेशन। शिक्षा अगर नहीं है, लोग एजुकेटेड नहीं है, तो तरक्की का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो इस महत्व को समझते हुए देखिए हमने इसको फंडामेंटल राइट में, राइट टू एजुकेशन जो है, हमने फंडामेंटल राइट में एक जगह दिया उसको। तो ये बातें कहां से निकल के आती हैं? कहीं ना कहीं हम इन बातों से ही तो सीख रहे हैं। और जब कॉमर्स की यानी ट्रेड एंड कॉमर्स की बात आती है तो मोनोपोली कहीं भी होगी वो खतरनाक होगी। इसीलिए एकाधिकार ना हो, इसके लिए ही तो हमने कंपटीशन एक्ट बनाया हुआ है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था नहीं है, लेकिन अलग से एक एक्ट तो है ना, कंपटीशन एक्ट 2003 का ये एक्ट है। तो ये जो एक्ट है, ये एक्ट हमने क्यों बनाया? इसीलिए बनाया कि भाई कोई भी उद्योग हो, कोई भी कंपनी हो, उसका मोनोपोली नहीं होना चाहिए। मोनोपोली होने से क्या होता है कि अपने आप में वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जो जनता को, पब्लिक को जो सर्विसेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो उस मोनोपोली को खत्म करने के लिए यहां पर भी इनको कोशिश करनी पड़ी है ब्रिटिश पार्लियामेंट को। इसीलिए तो फिर देखिए ये 1813 के चार्टर एक्ट में केवल 3 चीजों को छोड़कर जो है, चाय, ओपियम और चाइना के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को समाप्त कर दिया। तो ये भी चीज हमको यहां से सीखने को मिलती है कि मोनोपोली जो है चाहे किसी भी रूप में हो, ये बरकरार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इससे अल्टीमेटली एक समय के बाद वो कंपनी या वो उद्योग उस मोनोपोली को अपनी ताकत बनाकर उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं। तो इस तरह से 1813 के चार्टर एक्ट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान थे उनका इंपैक्ट भारतीय राजनीति, संविधान, प्रशासनिक व्यवस्था पर किस तरह से हुआ, ये जानने का हमें मौका मिलता है। और साथ ही साथ हमें ये भी मौका मिलता है कि अगर यूपीएससी या स्टेट पीएससी में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित कोई फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।